हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कैसे हम लोग गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम को सत्यापित करते हैं, उसको हम लोग देख लिए थे। चलिए आज हम लोग एक नए 5 नंबर के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के गॉस के प्रमेय में, उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के लिए हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए अनंत लंबाई के चालक तार के कारण आपको उस चालक में जब आवेश बहेगा तो उसके परितः क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वही विद्युतीय क्षेत्र कितना दूरी पर कितना विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर आर दूरी मान लें कि आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा, सो आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्या है, मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है। क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार है और चालक है, इसमें करंट बह रहा है। तो इसको एक करंट से दिखा दीजिए प्लस चार्ज से दिखा दीजिए कि हाँ ये चालक जो है क्या है, चार्ज है। चलिए इस पर आवेश कितना है, जब इसमें करंट बह रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा, तब आवेश कितना है, तो आवेश Q है। चलिए और जब चालक में आवेश है तो इसका रेखीय आवेश, ये रेखा की तरह चालक है तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा से। तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। चलिए इसके परितः एक हमको गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करना है। तो अगर एक लंबा चीज़ है तो गॉसीय पृष्ठ ये क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है। तो अनंत लंबाई के चालक तार को अगर हमको किसी गॉसीय पृष्ठ के अंदर रखना है तो हम लोग कैसा गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, गोलाकार अगर बनाएंगे तो अनंत लंबाई के चालक तार है उसका तार है, तो उसका अगर गॉसीय पृष्ठ भी बनाएंगे तो अनंत लंबाई का अनंत त्रिज्या क्या हो जाएगा, क्या गोला हो जाएगा। इसलिए हम लोग अनंत लंबाई के चालक तार है ना, तो चालक तार के तरह ही एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बेलनाकार क्या है, बेलनाकार एक गॉसीय पृष्ठ है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, गॉसीय पृष्ठ हो गया। चलिए इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है L। गॉसीय पृष्ठ का लंबाई कितना है, L है। चलिए अब देखिए गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स हमको चाहिए। फ्लक्स मालूम हो जाएगा तो उसी से हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको ज्ञात करने के लिए इस पर 3 गो अल्पखंड लेंगे। 3 गो अल्पखंड क्यों, क्योंकि कोई भी अगर बेलनाकार चीज़ होता है तो उसमें 3 प्रकार के सतह होते हैं। देखिए जैसे ये वक्र सतह हुआ, एक ऊपर जो है वृत्ताकार सतह है, एक नीचे वृत्ताकार सतह होगा। उसी तरह से इसमें भी क्या है, 3 गो सतह है। तो तीनों सतह पर हम लोग अल्पखंड लेंगे। इसका त्रिज्या मानना है तो मान लेंगे कितना त्रिज्या है इसका, R त्रिज्या है। ठीक है, चलिए इस पर एक अल्पखंड लेंगे। तो अल्पखंड लेंगे तो वो अल्पखंड क्या कहलाएगा, DA कहलाएगा। चलिए कोई भी क्षेत्रफल का जो दिशा होता है वो तल के लंबवत होता है। तो इस पर अगर अल्पखंड लेंगे तो इसका तल के लंबवत दिशा ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर हो गया। विद्युत क्षेत्र चालक के कारण इसमें आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दिशा किधर की ओर होगा, तो हमेशा चालक के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर ही होता है। तो हमेशा हर बिंदु पर बाहर की ओर ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। तो इधर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, इधर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E है। चलिए यहाँ पर भी इस सतह पर भी एक अल्पखंड लिया गया है। तो अल्पखंड इसको भी क्या चीज़ से सूचित करेंगे, DA से सूचित करेंगे। चलिए और विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर की ओर क्या है, वेक्टर E। चलिए यहाँ पर भी अल्पखंड लेंगे। तो अल्पखंड लेंगे तो यहाँ पर सतह तो कुछ इस तरह से है, तो सतह के लंबवत क्या होगा, विद्युतीय सतह के लंबवत इसका जो क्षेत्रफल होगा अल्पखंड, तो क्या हो जाएगा, DA। चलिए और विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर की ओर कितना, वेक्टर E हो गया इतना। चलिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इस सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। चलिए इतना करने के बाद आप इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी लिखाता है तो आप आंसर में लिख सकते हैं। आंसर में क्या लिख सकते हैं कि माना कि एक अनंत लंबाई के चालक तार है जिसके परितः एक L लंबाई तथा R त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण किया गया है, जिस पर एक अल्पखंड DA तथा उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E लिया गया है। चलिए इतना बात आप लिख सकते हैं। और लाइन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसमें आवेश Q तथा आवेश घनत्व लैम्डा है। इस बात को 3-4 लाइन में आप इसके बारे में थोड़ा सा फिगर के बारे में कि आप किस तरह से बनाए हैं उस बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब देखिए इस पृष्ठ से निकलने वाले ये जो गॉसीय पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल आपको निकालना है क्या, फ्लक्स। कुल फ्लक्स कितना होगा, तो पहले अल्पखंड से निकलने वाले कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तब कुल फ्लक्स निकल जाएगा। तो देखिए
अगर अल्फ खंड से अगर हम लोग विद्युतीय फ्लक्स निकलने का बात करें तो अल्फ खंड से निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो भी अल्फ होगा। तो अल्फ के लिए हम लोग डी से शुरू करते हैं। तो हमारा डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, हमको आगे चल के इसका संपूर्ण चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यहीं से, तो हमको संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स मिलेगा। चलिए अब वहाँ पर देखिए, वहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर के विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स बराबर होता है ई और ए के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि आप लिख सकते हैं वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इस प्लेट पर जितना भी क्षेत्रफल है सबसे निकलने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर ई पार्ट 1 है, या आप इसको 1 2 3 इस तरह से बांट सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ई सेकेंड का क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए। इसका विद्युत क्षेत्र ई और ए को गुणा करा लेंगे तो इस प्लेट पर इस क्षेत्रफल पर जितना आपका विद्युतीय फ्लक्स उत्पन्न होगा इस ई बताएगा, और इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो कुल पृष्ठ का निकलने वाला फ्लक्स इससे निकल जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन थर्ड में और वेक्टर ई डॉट डी ए। चलिए तो कुल मिला के तीनों को अगर हम लोग अल्फ खंड का इंटीग्रेशन कर दे तो कुल पृष्ठ से निकलने वाला हमको फ्लक्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन केवल फाई हो जाता है। चलिए फाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, इस पर से क्या इसका वेक्टर हटाएंगे तो इसमें एक कॉस थीटा लग जाता है, क्योंकि मूल सूत्र जो होता है फ्लक्स का, विद्युतीय फ्लक्स का, वो ई ए कॉस थीटा होता है। तो आप यहाँ पर वेक्टर हटाइएगा तो कॉस थीटा इसमें लग जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस थीटा 1, क्योंकि थीटा इसमें 3 गो आएगा इसलिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा 2 और इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा 3। चलिए थीटा 1 करने का मतलब यहाँ पर, और थीटा किसके बीच का कोण बताता है, तो थीटा जो बताता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच के आपको कोण को बताता था। यहाँ पर आप देख लीजिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 1 बराबर जो कितना है 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों जो है एक दूसरे के लंबवत है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा 2 बराबर क्या है 0 डिग्री, और थीटा 3 बराबर यहाँ पर फिर भी देखिए थीटा 3 क्या है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री। तो आप इस सब का मान यहाँ पर रख सकते हैं। आपका थीटा 1 बराबर थीटा 3 बराबर 90 डिग्री है। चलिए और थीटा 2 जो है कितना है 0 डिग्री है। हो गया, आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है, इस सब को 0 बना देगा, आगे चल के क्या हो जाएगा पूरा 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस जो होता है, कॉस थीटा का मान रखिएगा कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, थीटा का मान कितना रख दीजिएगा, थीटा 3 का मान कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान भी आगे चल के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हैं फाई बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, इसका मान आपका रह जाएगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ई हो गया 0, आपका बचेगा केवल ई, तो इंटीग्रेशन ई डी ए और इसका भी मान क्या 0, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा फाई बराबर ई का मान कॉमन, ई जो होता है कांस्टेंट है तो इसका मान कॉमन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कॉमन ई का मान कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी ए। चलिए यहाँ से अगर फाई का मान निकाले तो क्या आ जाएगा ई और डी ए का इंटीग्रेशन ए, ई इंटू ए, फाई का मान यानी कि कुल पृष्ठ से निकलने वाला जब फ्लक्स होगा वो क्या आएगा ई इंटू ए आएगा। ए क्या है, ए है आपका जो कुल गौसीय पृष्ठ है, कुल गौसीय पृष्ठ का क्या है, कुल गौसीय पृष्ठ का आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर एच का काम एल कर रहा है, एल जो होता है बेलन का लंबाई होता है, बेलन का ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर बेलन का ऊंचाई न होकर यहाँ पर बेलन का लंबाई है, दोनों बात बराबर ही है, आप एच के जगह पर एल रख दीजिए यानी कि 2 पाई आर एल, दोनों बात बराबर है। चलिए तो आप लिख सकते हैं कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ए बराबर कितना 2 पाई आर
एल। इसका मान रख दीजिएगा इसमें, तो आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर फाइनली आपका आ जाएगा क्या, ई इंटू 2πr एल, समीकरण 1। इसको मान लेना है आपको समीकरण 1। तो फाई कितना निकलेगा उसमें से विद्युतीय फ्लक्स, वो हमको समीकरण 1 से प्राप्त हो गया। अब देखिए गॉस की प्रमेय से आप लोग जानते हैं, गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो आवेश के पर्टिकुलर कोशीय पृष्ठ बनाया जाता है तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो कि हम लोग गॉस की प्रमेय में देखे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, तो लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग कि कोई भी जो सतह से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि उसमें आवेश कितना है, Q है, तो Q/ε0। ये हमारा गॉस की प्रमेय है। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों तो क्या है चीज़ है, दोनों फाई का ही मान है, यानी कि LHS और RHS बराबर है, सॉरी LHS बराबर है, तो इसका RHS भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर कीजिए इसका, तो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, E इंटू 2πrl बराबर क्या आ जाएगा, Q/ε0। आगे बढ़ाइएगा तो E इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले चलिए, तो क्या आ जाएगा, Q/2πε0rl लिख सकते हैं। देखिए 2πε0rl सब है यहाँ पर। चलिए इसी बात को और अच्छा से लिखे तो E बराबर लिख सकते हैं। देखिए 1/2πε0r और गुने Q/l। देखिए तो 1/2πε0r, Q को Q अलग कर दिए, L को अलग कर दिए। Q/L जो होता है रेखीय आवेश घनत्व का हम लोग जिक्र किए थे यहाँ पर, लेमडा बराबर रेखीय आवेश घनत्व जो होता है, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर जो होता है Q/L होता है। आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे Q/L यानी कि लेमडा रेखीय आवेश घनत्व, तो आप Q/L की जगह पर लेमडा रख सकते हैं। तो चूँकि लेमडा बराबर Q/L, इसीलिए आपका जो हो जाएगा E बराबर क्या आ जाएगा, 1/2πε0r गुने लेमडा, Q/L की जगह पर। इसी को अगर थोड़ा सा निम्न से लिख दे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/2πε0 गुने लेमडा/r। चलिए तो E आपका हो गया सूत्र जो कि व्युत्पन्न होता है गॉस की प्रमेय के से। इसको गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग भी कहा जाता है। तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग में 1 नंबर में ही आता है। तो आपको 5 नंबर में पूछेगा प्रूफ करने के लिए कि किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको ये वाला सूत्र निकाल के इसी तरह से आपको प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर क्वेश्चन आए, इस सूत्र पर क्वेश्चन आएगा, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें आपको 1/4πε0 का मान मालूम है, लेकिन 1/2πε0 का मान तो नहीं मालूम होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये यहाँ पर भी 2 से गुना करा दीजिएगा, यहाँ पर भी 2 से गुना करा दीजिएगा, तो ये 4 बन जाएगा और ये 2 लेमडा बन जाएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन आए तो किसका उपयोग कीजिएगा, E बराबर 1/4πε0 गुने 2 लेमडा/r का उपयोग कीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान आपको मालूम होता है। इसका मान भर दीजिएगा और 2 से 4 कट जाएगा तो फिर इसे नहीं बन जाएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर 5 नंबरिया में आए तो बस यहाँ पर सीध करके छोड़ दीजिएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर पूछ ले तो इस सूत्र पर बनाइएगा तो आसान रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो इसको आपको निम्न से रिविजन कर लेना है। गॉस की प्रमेय जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा 2 नंबरिया और 5 नंबर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमारा हो गया है। अब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।